बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद रहील साहब। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके बाद जो 20 लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 20, उस लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम इसका आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। आइए जी देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे जी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शंस हो रहे हैं तो उन एक्शंस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ों की बिहाफ पे रिएक्शन बड़ा तेज़ हो जाएगा, रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, कौन सी चीज़ एंजाइम को बड़ा एक्टिव कर देगी, कौन सी चीज़ एंजाइम को स्लो कर देगी, कौन सी चीज़ एंजाइम को ख़राब कर देगी। तो उन फैक्टर्स में हमने पढ़ना है जी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का अफेक्ट देखेंगे, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का अफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का अफेक्ट देखेंगे और फाइनली हम देखेंगे पीएच का अफेक्ट। तो ये 4 अफेक्ट हमने देखने हैं। आइए जी फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कॉल्ड फैक्टर्स। तो एंजाइम जो है वो फंक्शन कर रहा है एक स्पेसिफिक रेट के साथ, एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ, तो डेफिनेटली उसके ऊपर बेशुमार चीजें असरअंदाज हो रही हैं। वो जो चीजें असरअंदाज हो रही हैं वो सारी की सारी क्या है? फैक्टर। अब वो चीजें हो सकता है एंजाइम के एक्शन को बहुत ज्यादा क्या कर दे? स्पीड अप कर दे। ऐसा भी हो सकता है वो उस एंजाइम के फंक्शन को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर दें। तो वो सारी चीजें जो बहुत ज्यादा अफेक्टिव हैं उसको हाई करने में, लो करने में, एंजाइम को खराब करने में, तो वो पॉजिटिव अफेक्ट कर रही हैं या नेगेटिव अफेक्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? फैक्टर कहलाती हैं। अब स्टूडेंट, हर एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक पीएच चाहिए। सो क्या होगा? एवरी एंजाइम वर्क एट अ स्पेसिफिक कंडीशन। डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास क्या होती है जी? टेम्परेचर या पीएच। ठीक है जी, ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। अगर इनमें किसी किस्म की खराबी आ जाए, सपोज कीजिए एक एंजाइम जो है वो लो टेम्परेचर पे काम करना चाह रहा है, आप उसे हाई टेम्परेचर दे देते हैं, या एक बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है उसे आप लो टेम्परेचर दे देते हैं। पीएच में बात करते हैं जी, एक एंजाइम को एसिडिक पीएच रिक्वायर है, आप उसे बेसिक पीएच दे देते हैं। बेसिक पीएच रिक्वायर है, आप उसे एसिडिक पीएच दे देते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं, अगर इनको क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए, तो एंजाइम के फंक्शन में प्रॉब्लम होगी। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि टेम्परेचर हाई या लो करने पर, पीएच हाई या लो करने पर, चेंज करने पर क्या होता है? वो जो स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम की शेप खराब हो जाती है। तो अगर आपको याद हो पीछे वाला लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होता है उसकी शेप मेंटेन रहे। अगर शेप मेंटेन रहेगी तो एंजाइम प्रॉपर काम करेगा, और अगर ऐसा है शेप मेंटेन नहीं रहेगी तो एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा। तो क्या है जी? ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, अगर आप इनमें चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा? एनी चेंज इन दोज कंडीशन में काज द चेंज इन द केमिस्ट्री एंड शेप। तो क्या होगा? एंजाइम की कॉम्पोजिशन में फर्क आ जाएगा, स्ट्रक्चर में फर्क आ जाएगा, शेप में फर्क आ जाएगा। जब इन तमाम चीजों में फर्क आ जाएगा तो डेफिनेटली एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। सो फाइनली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फाइनली असर किसको होगा? एंजाइम के फंक्शन को असर होगा, एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो आइए जी देखते हैं कौन कौन सी चीजें एंजाइम को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं। अब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में क्या है स्टूडेंट? एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। अभी रिएक्शन के तौर पे अगर हम देखें तो नो डाउट कंडीशंस में टेम्परेचर भी चाहिए, पीएच भी चाहिए, लेकिन अभी मैं सिंपल ये बात कर रहा हूं कि रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए जी? रिएक्टेंट चाहिए। ठीक है, अब रिएक्टेंट में, एंजाइमेटिक रिएक्टेंट में मुझे क्या चीज चाहिए? एक तो सबस्ट्रेट चाहिए और दूसरा मुझे क्या चाहिए जी? एंजाइम चाहिए। अब मुझे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन का अफेक्ट देखना है, यानी अगर मैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूं तो क्या फर्क पड़ेगा एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट के ऊपर। तो स्टूडेंट, अगर मुझे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन का अफेक्ट देखना है तो इसका मतलब मुझे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को यहां पे क्या करना होगा? चेंज। जबकि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या रखनी होगी? कांस्टेंट, क्योंकि मुझे अफेक्ट देखना है एंजाइम का। तो मैं एंजाइम को कम या ज्यादा करता रहूंगा और सबस्ट्रेट मेरे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आइए जी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का अफेक्ट देखते हैं। तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेट टू द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि आपको याद होगा इस तरह का एक साइन आप बनाते हैं फिजिक्स के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को शो करता है। तो एंजाइम का जो रेट है
यहां मैं आर शो कर रहा हूं जी। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन के। अब डायरेक्ट रिलेशन स्टैंड्स फॉर, अगर मैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को क्या करूंगा, डिक्रीज, तो मेरे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब उसके लिए मेरे पास कंडीशंस क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि मुझे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखना है। जब मुझे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखना है तो मुझे चेंज क्या करना है, एंजाइम। तो चेंज क्या नहीं करना, सबस्ट्रेट, वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने कहा जी मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिकदार में क्या अवेलेबल है, सबस्ट्रेट, मीन सबस्ट्रेट ऑलरेडी अवेलेबल। अब इन बातों से हमें ये आइडिया हो गया कि मैंने कहा जी मेरे पास सबस्ट्रेट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अनलिमिटेड है, और बताया कि वो पहले से अवेलेबल होगा। तो मेरे पास सबस्ट्रेट क्या है जी, अवेलेबल है। जब सबस्ट्रेट अवेलेबल है तो चेंज मुझे क्या करनी है, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या करनी है, चेंज करनी है। अब इफेक्ट को देखने के लिए मुझे एंजाइम चेंज करना है। सबस्ट्रेट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और वो काफी ज्यादा मिकदार में है। मैं क्या करूंगा, एंजाइम की तादाद को कम या ज्यादा करके देखूंगा प्रोडक्ट कितनी जल्दी बनती है, कितनी लेट बनती है, क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सो क्या होगा, कहता है जी इफ द अमाउंट ऑफ द एंजाइम इज इंक्रीज टू फोल्ड, अगर मैं क्या करूं, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दूं, तो मेरे पास क्या होगा, रिएक्शन रेट इज डबल, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी वही वाला काम जो है वो कम टाइम के अंदर हो जाएगा। अब मेरे पास एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन मैं बढ़ा रहा हूं, मैंने कहा डबल की, रिएक्शन रेट भी क्या हो गया, डबल। और अगर मैं ट्रिपल कर दूं तो रिएक्शन रेट भी क्या हो सकता है, ट्रिपल। आइए जी जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये मेरे पास ऑलरेडी सबस्ट्रेट अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेरे पास सबस्ट्रेट पहले से अवेलेबल है। एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखना है तो कंडीशन थी सबस्ट्रेट पहले से होना चाहिए, चेंज हमें क्या करना था, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। आई जी मैं क्या करता हूं जी, मैं एक एंजाइम डालता हूं, जैसे ही एंजाइम इससे रिएक्ट करेगा तो एंजाइम एज इट इज मुझे रिकवर हो जाएगा और मेरे पास क्या आएगी, फाइनल प्रोडक्ट आएगी। सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी मुझे इस रिएक्शन के लिए 1 मिनट लगा, तो स्टूडेंट अगले मिनट में ये एंजाइम फिर इससे रिएक्ट करेगा और इसको फाइनल क्या करेगा, प्रोडक्ट में बनाएगा, और मेरे पास 2 मिनट लगेंगे, फिर इसके लिए 3, फिर इसके लिए 4 5 6 7, तो इस तरह 7 मिनट में आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो मुझे 7 मिनट लगे मेरे इस गिवन सबस्ट्रेट को क्या करने में, ब्रेक करने में। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं क्या करूं, जहां मैंने एक एंजाइम डाला वहां मैं 2 डाल देता हूं, तो जहां 1 मिनट में एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को तोड़ रहा था, वहां पे 2 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट को तोड़ रहे होंगे, तो 1 मिनट में 2 प्रोडक्ट रिसीव होंगे। इसका मतलब मेरे पास रिएक्शन रेट क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट। तो 1 मिनट में जहां 1 टूटता था वहां 1 मिनट में 2 टूटेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं ट्रिपल कर दूं तो मेरे पास जहां पे 1 था वहां पे मेरे पास क्या आएंगे जी, 3 आएंगे उसी 1 मिनट में। और अगर मैं क्या कर दूं, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो उसी 1 मिनट में मेरे पास ये सारी प्रोडक्ट रिसीव होना शुरू होंगी। यानी कि अगर मैं एंजाइम बढ़ाता बढ़ाता उस लेवल पे आ जाऊं कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम, तो जहां 1 मिनट में एक एंजाइम डालने पर वो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहा था, वहां उसी 1 मिनट में अगर मैं 7 एंजाइम डाल दूं तो 7 प्रोडक्ट मेरे पास 1 ही मिनट में बन जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर देखिए 7 गुना मैंने रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और ये था एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या करने पर, बढ़ाने पर। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करने वाला है। यहां पे मैंने एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के बिल्कुल इक्वल लेवल पे ले आया, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन यहां से भी मजीद बढ़ाना चाहता हूं तो रिएक्शन रेट मजीद बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो गिवन सबस्ट्रेट है वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, खत्म। अब मैं जितने मर्जी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता फिरूं, कभी भी मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि मैं रिएक्शन को पहले से भी ज्यादा क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। सो अगर आगे हम आए तो आगे हमें कहता जी बाय इंक्रीजिंग the enzyme molecule and increase in the number of the active site। अब रिएक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप एंजाइम बढ़ाते जा रहे थे तो हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट है, वो एंजाइम की एक्टिव
साइड एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को पकड़ के क्या करती जा रही थी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती जा रही थी। तो नंबर ऑफ एंजाइम इंक्रीज करने का मतलब हम नंबर ऑफ एक्टिव साइड इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ एक्टिव साइड का मतलब उसी ने तो कैटालाइसिस करनी है। तो मोर एक्टिव साइड विल कन्वर्ट मोर सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। डेफिनेटली पीछे आपने देख लिया, एंजाइम बढ़ाया, रेट हमारा क्या हो गया, डबल, क्योंकि एक्टिव साइड ज्यादा हो गई। लेकिन ये कब तक रहेगा? आफ्टर सर्टेन लिमिट द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन दिस रिएक्शन। अब वो लिमिट कौन सी है? जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास सेम हो जाएगी तो उस पे मैं जितना मर्जी एंजाइम बढ़ा दूं, कभी भी रिएक्शन मजीद बढ़ेगा नहीं। ये था एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। सो आइए जी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पीछे की थी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, यानी एंजाइम का इफेक्ट अगर उसे चेंज करें तो अब हम करने जा रहे हैं जी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टूडेंट, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखना है, इसका मतलब अब की बार मुझे चेंज करना है सबस्ट्रेट को। जब सबस्ट्रेट को चेंज करना है तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रेट टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के। तो स्टूडेंट, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो मुझे चेंज करना है सबस्ट्रेट को, तो कांस्टेंट मेरे पास क्या होगा? एंजाइम। सो कंडीशन क्या है? एट अनलिमिटेड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, यानी पहले से मेरे पास एंजाइम अवेलेबल है। सो एंजाइम इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो फिर मुझे चेंज क्या करना है? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है। पहले एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे थे, अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो फिर क्या होगा? इफ द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट इज इंक्रीज टू फोल्ड, अगर मैं सबस्ट्रेट को डबल कर दूं तो मेरे पास रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा? डबल। वहां एंजाइम को डबल करते थे तो रिएक्शन रेट डबल, यहां सबस्ट्रेट को डबल करते थे तो रिएक्शन रेट डबल। आइए जी इसी चीज को इस तरह समझते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एंजाइम अवेलेबल है काफी ज्यादा मिकदार में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब मैंने एक सबस्ट्रेट ऐड किया तो ये पहले वाला एंजाइम इन्वॉल्व होगा और एंजाइम रिकवर हो गया, और ये मेरे पास क्या बन गई? प्रोडक्ट। अब एंजाइम वेट करेगा कि एक और सबस्ट्रेट आए और एंजाइम उसके साथ क्या करे? रिएक्ट, क्योंकि मेरे पास सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है जी। और अगर इसी टाइम में मैं एक की बजाय दो डाल देता तो जहां एक प्रोडक्ट बन रहा था वहां उसी वक्त में दो प्रोडक्ट बन जाते। लेकिन अगर मैं यहां पे 3 डाल देता तो जहां 2 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन रहे थे वहां 3 बन जाएंगे, और अगर मैं 4 कर दूं, 5 कर दूं, 6 कर दूं, 7 कर दूं, तो जिस वक्त में वो 2 मेरे पास प्रोडक्ट बन रहे थे उसी वक्त में ये सारे एंजाइम इन सारी सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। इसका मतलब एक टाइम के अंदर मेरे पास रिएक्शन जो है वो 7 गुना, क्योंकि यहां मेरे पास 7 जो है वो नंबर है जो समझाने के लिए मैंने कहा, तो 7 गुना मेरे पास क्या हो जाएगी? इसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहां भी अगर आप गौर करें तो यहां पे भी कंडीशन हमारी लग रही है कि जब तक सबस्ट्रेट बढ़ाते गए रिएक्शन रेट बढ़ता गया, उसी टाइम में प्रोडक्ट बनती रही। लेकिन जब दोनों अमाउंट में सेम हो गए तब क्या होगा? पीछे भी ये कंडीशन डिस्कस की थी, आइए आगे भी इस कंडीशन को देखते हैं। तो क्या होगा? अ पॉइंट रीच व्हेन फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक वक्त ऐसा आएगा, वो कौन सा वक्त है? ये वाला वक्त जो आपने पीछे कहा कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है? सेम। तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि मजीद अगर मैं यहां पे चाहूं कि जी मैं सबस्ट्रेट और बढ़ा दूं तो कभी भी मेरे पास रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। क्या वजह है क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑल दी एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर फिल्ड। उसकी वजह यह है कि जितने एंजाइम थे सारे के सारे तो फिल हो गए, कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं है। तो भाई जितना मर्जी आप सबस्ट्रेट बढ़ाते फिरो, एंजाइम अवेलेबल नहीं है तो कभी भी मजीद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी। जब सारे एंजाइम जो है वो सारी सबस्ट्रेट को रिसीव करके प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व हो, कोई भी एंजाइम फ्री ना हो, उस सिचुएशन को हम कहते हैं एंजाइम सैचुरेशन। और इस वक्त क्या होगा? फर्दर इंक्रीज नेवर इंक्रीज द रिएक्शन। इंक्रीज जितना मर्जी करते फिर रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम किस फॉर्म में चला गया है? क्योंकि एंजाइम जो है वो सैचुरेशन की स्टेज पे चला गया है। ये सैचुरेशन कहलाती है, यानी कि सारे एंजाइम जो है वो मेरे पास क्या हो चुके हैं? फिल हो चुके हैं, ठीक है जी। यहां तक तो था हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। आइए जी देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। सो टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेट विद द टेम्परेचर बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे भी डायरेक्ट रिलेशन है। रेट डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। और यहां पे भी क्या है? कंडीशन। अब कैसे होगा? ऑल एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर।
तो स्टूडेंट जैसे कि शुरू करते वक्त मैंने कहा हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, इसलिए हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होके क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एंजाइम जिस टेम्परेचर पे एक्टिवेट होके बहुत स्पेसिफिक फंक्शन करे और मैक्सिमम फंक्शन करे, ये नहीं कि वो सिर्फ एक्टिव हो गया, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट हो रहा है, स्लो है स्लो है स्लो है। वी हैव टू ऑब्जर्व कि जहां वो मैक्सिमम काम कर रहा है, तो वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम काम कर रहा है वो इसकी क्या होगी, ऑप्टिमम स्टेट, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। अब इसमें क्या होगा जी, अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स का वो 37 है, क्योंकि हमारी बॉडी में सारे एंजाइम इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर यहाँ से अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, कम कर दिया जाए तो क्या होगा, वो भी इंशाल्लाह हम देखते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अगर टेम्परेचर को देखें तो जिस टेम्परेचर पे कोई एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहा है वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी बॉडी का क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 37 चेंज नहीं होता, तो हमारे सारे एंजाइम बॉडी के अंदर इस टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे सारे एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो क्या है, 37। आइए जी, ये एक छोटा सा आपको डायग्राम, नीचे छोटी सी डायग्राम शो हो रही है। इस डायग्राम में देखिए तो फर्स्ट शो हो रहा है जी एंजाइम इनएक्टिव है, और इसका मूड भी देखिए बड़ा अजीब सा बना हुआ है, बड़ा ये बेचारा जो है वो अफसुर्दा सी हालत में है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और 35 से 40 के दरमियान में आप पहुंचे, मिन 37 38 के दरमियान, तो देखिए जी रिएक्शन रेट बढ़ना शुरू हो गया और एंजाइम बड़ा खुश है। क्यों? क्योंकि ये उसकी ऑप्टिमम स्टेट है, ये वो टेम्परेचर है जिसपे वो अपना मैक्सिमम काम करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 40 के बाद मजीद बढ़ाते जाओ, चेक करें जी 50 60 70 की तरफ हम जा रहे, तो एंजाइम चेक कीजिए डी नेचर होना शुरू हो गया। डी नेचर मीन उसकी शेप जो है वो क्या होना शुरू हो गई, खराब होना शुरू हो गई। तो वो टेम्परेचर जिस पे वो अपना मैक्सिमम शो कर रहा है वो है 37, और ये होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 37 से पहले बढ़ता जाएगा टेम्परेचर तो रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। 37 के बाद अगर मैं रिएक्शन बढ़ाता जाऊं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, तो फिर क्या होगा, एंजाइम जो है वो डी नेचर होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है देखिएगा जी, ये मेरे पास हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। असल में होता ये कि टेम्परेचर क्या देता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें जी एंजाइम्स हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ने आपस में क्या करना है, कोलाइड करना है, एक्टिवेशन ताकि हो, ताकि वो आपस में क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। सो क्या होगा, सो मॉलिक्यूल मूव रैंडमली एंड कोलाइड विद वन एंड अनदर, रैपिडली इंक्रीज द रिएक्शन। तो टेम्परेचर जैसे जैसे मिलता जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं ताकि नई से नई क्या बनाई जाए, प्रोडक्ट बनाई जाए। बट फर्दर इंक्रीज द हीट आल्सो इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ द एटम। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एटम्स की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एटम पे डिपेंड कर रहा है। अगर एटम्स की जो है वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई, बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, इस चक्कर में मॉलिक्यूल की शेप खराब होना शुरू हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल ने ही तो बेसिकली क्या किया हुआ है, एंजाइम को स्पेसिफिक शेप दी हुई है, तो एंजाइम क्या होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इफ वाइब्रेशन बिकम टू सो वायलेंट सो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज लॉस्ट। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खराब। ये देखिए जी शुरू में एंजाइम का स्ट्रक्चर है ये, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद जब आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिया, ये देखिए खराब हो गया। इसी को अगर हम देखें, यहां इधर देखिए, ये हमारे पास जो है वो एंजाइम दिए गए हैं। अब एंजाइम के साथ रेड कलर के सबस्ट्रेट हैं। नीचे देखिए जी एंजाइम का टेम्परेचर आपको इंक्रीज होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंजाइम जो है वो क्या कर रहे हैं जी, प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व हो गए, एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ गया, एंजाइम चेक करें जी क्या हो गया, डी नेचर हो गया। आइए जी नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं जी, एंजाइम क्या हो गया, डी नेचर। नेक्स्ट पीएच का इफेक्ट देखते हैं। अब पीएच का इफेक्ट क्या है, जिस तरह एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उस तरह हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक क्या चाहिए, पीएच चाहिए। सो एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच नाउन एज ऑप्टिमम पीएच। तो स्टूडेंट जिस तरह हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे फंक्शन कर रहा था और बड़ा एक्टिवली बहुत ज्यादा फंक्शन कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। जिस पीएच पे कोई एंजाइम काम करता है उस एंजाइम की वो क्या कहलाती है, ऑप्टिमम पीएच। अब स्टूडेंट पीएच क्या है, आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा है
पीएच स्केल, वो हमारे पास था 14 तक, जिसमें आपने पढ़ा 1 to 7, अगर 7 से नीचे आए तो आपके पास क्या आएगा जी एसिड, 7 से ऊपर जाए तो आपके पास क्या आता है बेस, 7 आपके पास क्या है न्यूट्रल। तो ये जो पीएच है, हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए, या वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा होगा या वो बेसिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा होगा। अगर मैं वो उसका ख्याल नहीं रखता, एसिडिक था मैंने बेसिक दे दिया, बेसिक था मैंने एसिडिक दे दिया, तो क्या होगा, स्लाइटली चेंज इन द पीएच cause ionization of the amino acid at active site। तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिव साइट जो इन्वॉल्व है सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट बनाने में, जैसे ही पीएच चेंज हुई, एंजाइम्स के अमीनो एसिड आहिस्ता आहिस्ता डीनेचर होना शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गए, आयनाइज होना शुरू हो गए। ऐसा भी हो सकता है पीएच चेंज होने पर सबस्ट्रेट भी आयनाइज हो गए, तो जो काम था हमारा डिजायर वो तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीएच जो स्पेसिफिक थी जिस पे एंजाइम ने अपना मैक्सिमम फंक्शन करना था वो परफॉर्म नहीं हुआ। सो स्पेसिफिक पीएच का होना बहुत ज्यादा क्या है जी, जरूरी है। पीएच की इंपॉर्टेंस को करने के लिए आइए जी टेबल देखते हैं। टेबल में हमारे पास ये एंजाइम शो हो रहे हैं, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, सुक्रेर ये भी जो है वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, इंटेरोकाइनेज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव जो एंजाइम है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, स्लाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए जो पैंक्रियाज से आ रहा था, कैटालेज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, पैंक्रियाटिक लाइपेज लिपिड के लिए, आर्जिनेज यूरिया साइकिल जो लीवर में हो रही होती है वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ये डिफरेंट एंजाइम जो है वो शो हो रहे हैं, आपको इनके फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे ही जो है वो बता दिए। इन सब की देख लीजिए सामने एक स्पेसिफिक पीएच है, अगर मैं इन पीएच को चेंज कर दूं तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम खराब हो जाएगा। तो इन स्पेसिफिक पीएच का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट इन पीएच को आपने लाजमी अच्छे तरीके से याद करना है, बड़ी दफ़ा पास पेपर में एमसीक्यूज़ में ये पीएच पूछ ली जाती हैं, तो हर एक एंजाइम की पीएच का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा जो था ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब तक के लिए इतना ही। नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।